हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इस चैनल के ऊपर आती हूँ आपको आरएस प्री और मेंस के भूगोल, भारत का भूगोल और वर्ल्ड का भूगोल पढ़ाने के लिए हैं। तो जो अभी जो क्लास है वो है भारत के भूगोल की। तो भारत का जो भूगोल है वो प्री और मेंस का एक साथ सिलेबस करके मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ। और कल जो हमने क्लास ली थी वो ली थी आरएस के प्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उनकी मैंने कल ली थी आपकी क्लास। और आज जो है वो है आरएएस के मेंस के जो हैं क्वेश्चंस जो 2012 से लेके 2024 तक पेपर हुए हैं ना, उन पेपर में आरएएस मेंस के अंदर भारत के भूगोल के जो क्वेश्चंस आए थे उसकी क्लास आज अभी मैं ले रही हूँ। है और ओनली भारत के भूगोल के हैं, ये विश्व के भूगोल के नहीं है। विश्व के भूगोल के जब विश्व का सिलेबस, विश्व के भूगोल का पूरा सिलेबस हो जाएगा तब लूंगी, क्योंकि अभी तो उसके अंदर दो ही क्लास हुई है। अभी विश्व के भूगोल का तो शुरू किया है मैंने, लेकिन फिलहाल चल रहा है अपना भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के 2012 से लेकर के 2024 तक मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। है तो अपना जो ध्यान है, फोकस है, सारा इधर क्लास के अंदर रखना। पहला क्वेश्चन है, दक्कन लावा पठार की मलनाड और मैदान भू आकृतियों के मध्य अंतर बताइए। मतलब मलनाड की दक्कन दक्कन लावा पठार की मलनाड और मैदान, किसकी? मलनाड और मैदान की जो भू आकृतियां हैं उनके मध्य जो अंतर है दक्कन का लावा पठार कि मलनाड और मैदान की भू आकृतियों के मध्य के अंतर बताइए। मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल सा रखा है। यूपीएससी क्या क्वेश्चन घुमा के पूछती है तो उसके वर्ड्स को थोड़ा समझने में टाइम लगता है और क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है, लेकिन आरपीएससी ने क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछा है, सिंपल शब्दों में क्वेश्चन रखा है। अगर आपको आंसर आता है आप इजिली कर सकते हो इसका आंसर। है तो इसमें पूछा हुआ है कि मलनाड और मैदान की जो भू आकृतियां हैं उनका आंसर बताना। तो मैंने उनका में जो अंतर है वो बताना है। इसके अब तक मैंने जितनी क्लासेस सिलेबस कंप्लीट कराया है ना आपका भारत के भूगोल का, उसके अंदर आप क्लासेस लेना सारी, ये आंसर होगा। मतलब मैं आपको ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मैंने जो सिलेबस कराया है ना उससे बाहर से क्वेश्चन आया नहीं है। जो भी प्रीवियस ईयर के 2012 से 14 के 2012 से 24 तक के जो क्वेश्चन है मेंस के, उसमें जो मैंने अभी सिलेबस कराया उससे बाहर ही नहीं है, कहीं आया नहीं है कोई क्वेश्चन मैंने, जैसा मैंने देखा। इसका भी आंसर आप देखना क्लास लेके, आपको मिलेगा वहां पे। हम दूसरी बात, दक्कन पठार भू आकृतियां है ना, उनको पढ़ना ठीक से, भारत की भू आकृतियां, उनमें इसका आंसर है। जो टॉपिक है भारत की भू आकृतियां और विभाजन, उसके अंदर इसका आंसर है इसका। दूसरी बात, अभी तक भी जितने मैंने अब क्वेश्चंस पेपर देखा 2012 से लेकर 24 का, उसमें भी जो मैंने अभी सिलेबस करा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया। और जहां तक सिलेबस के अंदर के इधर उधर से सारी जगह से कंटेंट निकाल के मैं पीपीटी बनवा के आपको कंटेंट देती हूँ और कंप्लीट कराती हूँ कि मैं सिलेबस पूरा कराऊं। तो मुझे यही उम्मीद है कि अब जो आएगा, अभी जो 2026 का पेपर होगा इसका अभी प्रीलिम्स का होगा, 27 में मेंस का होगा, उसमें भी मैंने जो सिलेबस करा उससे बाहर कहीं से भी नहीं आने वाला है। जो सिलेबस है और जो मैंने कंटेंट आपको दिया उस सिलेबस के अंदर का, इधर उधर से 1000 किताबों से देख के, है तो उससे बाहर कहीं से आएगा नहीं। है और वो तो चलो मैं आपको वैसे भी हर क्लास के अंदर बोलती हूँ कि अगर जब पेपर होगा, प्रीलिम्स का होगा, मेंस का होगा, तो मेरी जो ये वीडियोस हैं ये यूट्यूब पे अपलोड हैं। तो उसमें से मैं कटिंग लगा के निकाल के लगा दूंगी कि हाँ ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने उस क्लास में आपको उस टॉपिक के अंदर यहाँ कराया था, ये यहाँ से उठाया है आरपीएससी ने। तो वो तो चलो प्रूफ ऑलरेडी इस पीपीटी इसके ऊपर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो वो मैं तब दिखा दूंगी आपको। है लेकिन मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि सिलेबस से बाहर कुछ आ नहीं रहा है। तो विशेषताएं दक्कन के अलावा पठार की मलनाड और मैदान शिलाकृति के बीच मुख्य अंतर कौन कौन से हैं? तो इनके अंतर बताने मलनाड और मैदान के बीच के है। तो स्थान, ये पश्चिमी घाट के बीच दक्कन के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि ये दक्कन पठार का पूर्वी भाग है। और ये भूभाग पहाड़ी और लहरदार क्षेत्र है मलनाड, और समतल और मैदान क्षेत्र है मैदान। है फिर जलवायु, मलनाड की जो उच्च वर्षा और नम जलवायु है, जबकि मैदान की जो है वहाँ कम वर्षा होती है और शुष्क जलवायु है। फिर है मिट्टी, तो यहाँ की मलनाड की जो मिट्टी है वो लेटेराइट और लाल मिट्टी है, जबकि मैदान की है वो काली और क्या कहते हैं, काली मिट्टी है। कपास और रेंगूर वहाँ उगता है। वनस्पति जो वो मलनाड के अंदर घने जंगल और समृद्ध जैव विविधता है, मतलब जंगल घने पाए जाते हैं और जो जैव विविधता है वो ज्यादा है। कहाँ पे है? मलनाड के अंदर। मैदानों के अंदर है विरल वनस्पति है और मुख्यतः घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। ये इसका आंसर है। और आपको एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, पहले क्या था कि 2 नंबर के क्वेश्चंस आते थे मेंस के अंदर, 5 नंबर के क्वेश्चंस आते थे और 10 नंबर के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अभी जो सिलेबस चेंज हुआ उसके अंदर आरपीएससी ने जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते थे वो बंद कर दिए। मतलब अब 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर करवाए हैं, मैंने इसलिए करवाए इसमें क्योंकि पहले क्या आए हुए हैं। तो
हो सकता है कि जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं में थोड़ा और, जैसे 2 नंबर के पूछे तो अपन में आंसर 2 नंबर के हिसाब से ही देते हैं, और अगर उसी क्वेश्चन को लंबा चौड़ा करके पूछ लिया जाता है और वो 5 नंबर या 10 नंबर में होता है तो हम उसको लंबा चौड़ा करके लिखते हैं और ज़्यादा शब्दों में लिखते हैं, ज़्यादा वर्डों में लिखते हैं। तो इसलिए मैं 2 नंबर की भी इसलिए करवा रही हूँ आपको इस बार, कि अगर उसी को आपको 5 नंबर या 10 नंबर में पूछ लेते हैं तो आपको वो चीज़ भी लिखनी आनी चाहिए कि क्वेश्चन ये वही है जो उस पहले 2 नंबर में पूछा गया था, लेकिन आज वो 5 और 10 में, तो उसके जो वर्डिंग है वो हमें बढ़ा देनी है और उसका कंटेंट ज्यादा डालना है। भारत के किन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षापात की अधिकतम और न्यूनतम परिवर्तनशीलता मिलती है? मतलब भारत के किन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षापात की अधिकतम, सबसे ज्यादा वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है और सबसे कम वर्षा कौन से क्षेत्र होती है, मतलब ऐसा परिवर्तन कौन सी जगह पे मिलता है भारत के अंदर जहां सबसे ज्यादा वर्षा और सबसे ज्यादा कम वर्षा में ज्यादा अंतर नहीं होता है, परिवर्तनशीलता मिलती है, मतलब जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। उच्चतम परिवर्तनशीलता पश्चिमी राजस्थान, थार रेगिस्तान, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी घाट का पवन विमुख भाग है। जो पश्चिमी भाग का गुजरात का कुछ हिस्सा है जो राजस्थान से टच होता है, हाँ, और पश्चिमी तट से भी टच होता है वहाँ का, और राजस्थान का शुष्क प्रदेश आपको पता ही है, हाँ, वहाँ पे वर्षा जो बिल्कुल पश्चिमी प्रदेश राजस्थान का, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है और परिवर्तनशीलता भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है वर्षा के अंदर है। दूसरी बात है पश्चिमी घाट का पवन विमुख भाग, पश्चिमी घाट का जो पवन की साइड का जो भाग है वहाँ पे फिर इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है और ये सूखे की चपेट में रहते हैं, मतलब यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और ये सूखे की चपेट में हमेशा ही रहते हैं, हर साल यहाँ सूखा पड़ता है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि इसी साल गिरा है या अगली साल सूखा हुआ है, उससे अगले साल सूखा हुआ नहीं, ये अधिकतर सूखे की ही चपेट में रहते हैं। फिर है न्यूनतम परिवर्तनशीलता, पश्चिमी तटीय क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी तटीय क्षेत्र पूर्ववर्ती भारत, मेघालय और भारी वर्षा वाला उप हिमालयी क्षेत्र, कौन सा? पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो है, फिर पूर्वोत्तर भारत, मेघालय और भारी वर्षा वाला उप हिमालयी क्षेत्र। न्यूनतम परिवर्तनशीलता वाले क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश होती है। कैसी होती है? तो आपको पता है सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मेघालय के चेरापूंजी के अंदर होती है, हाँ, तो वो ही आप बता रखा, पूर्वोत्तर भारत, मेघालय, मेघालय को स्पेशल नाम दे रखा है। फिर है कृष्णा नदी किन्हीं 8 सहायक नदियों के नाम बताइए। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से डाले हुए हैं कि 6वीं 7वीं क्लास के बच्चों को भी समझ में आ जाए। हाँ, अगर आपको आंसर आता है तो मतलब कान को है ना बिल्कुल सीधे हाथ से पकड़ा हुआ है, यूपीएससी के जैसे नहीं कि कान को उल्टे हाथ से उल्टी साइड से पकड़ा है, नहीं है। तो आप आराम से, अगर आपको आंसर आता है ना तो क्वेश्चन को आराम से समझ के आंसर दे सकते हो। यूपीएससी का तो क्वेश्चन समझने में ही टाइम लग जाता है कि हाँ सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां दाएं तरफ से हैं और ये बाएं तरफ से, तो दाएं तरफ से है तुंगभद्रा, वेन्ना, कोयला, घाटप्रभा, मालप्रभा। फिर बाएं तरफ से भीम, हलिया, मूसी, पल्लेरू, मुन्नेरू है। तो कृष्णा नदी आपको पता ना, कृष्णा नदी जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी नदी है, हाँ? तो उसकी जो बाएं तरफ से और दाएं तरफ से जो नदियां हैं, ये मैंने आपको नदियों में अपवाह तंत्र में करवाया हुआ है, हाँ? और ये वर्षा वाले में करवा रखा है ये, हाँ। तो कहने का मतलब ये चीजें, इस चीजें भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों को चिन्हित कीजिए, हैं? कौन सा? ढाल घाट का है, पाल घाट का है, नाथुला और शिव किला, ये जो 4 जगह हैं भारत के मानचित्र में हमें दर्शानी है। और क्वेश्चन जो मेंस के अंदर लिख के आना है ना आपको, या तो टेबल फॉर्म में होना चाहिए या फिर मैपिंग के थ्रू, मैप के थ्रू होना चाहिए, है, जिससे क्या है कि सामने वाले के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जल्दी उसे समझ में आ जाता है, क्योंकि उनके पास पेपर चेक करने के लिए बहुत सारे होते हैं। अगर आप क्या कहते हैं पैराग्राफ साइड से लिखोगे तो पैराग्राफ क्या होता है उनको समझ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है चेकिंग करने में, लेकिन ये जो टेबल फॉर्म में और मैपिंग के थ्रू आप समझाओगे ना तो उनको एक नज़र में देखते पता लग जाता है कि हाँ सही लिखा है सामने वाले ने, और क्या कहते हैं इफेक्ट भी अच्छा पड़ता है तो अच्छे मार्क्स देता है। हाँ, तो इसके अंदर क्या बता रखा है? थाल घाट, तो थाल घाट ये रहा पश्चिमी तट के ऊपर। उसके बाद में पाल घाट भी पश्चिमी घाट की, ये नीचे की साइड में केरल और तमिलनाडु, और ये मुंबई और नासिक की है। फिर नाथुल्ला, ये दर्रों के अंदर करा रखा है, नाथुल्ला सिक्किम और चीन। फिर शिवकिला हिमाचल और तिब्बत। ये जो मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे ना, प्राकृतिक विभाजन, भारत का प्राकृतिक विभाजन के अंदर ही मैंने दर्रे कराए थे, उस दर्रों के अंदर देखना ये चीज है। शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? ये भी जो भारत की प्राकृतिक विभाजन, भू आकृतियां, भारत की भू आकृतियां और प्राकृतिक विभाजन है, उसके अंदर प्राकृतिक विभाजन का स्वरूप उसी के अंदर ये भी है। हाँ, तो शिवालिक हिमालय का निर्माण मुख्य रूप से उच्च पर्वतियों से बहने वाली नदियों से लाए गए अवसाद, जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय जो नदियां बह के आती हैं, वो उनके साथ जो अवसाद आता है, उन अवसादों से, उनकी अवसाद यानी रेत, बजरी और कांग्लोमरेट के जमाव से हुआ था, है? रेत, बजरी और कांग्लोमरेट। भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर गति करने के कारण
ये है एक रीजन। दूसरा रीजन, भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर गति करने के कारण इन जमा हुए अवसादों में संपीड़न हुआ, इससे कंप्रेशन यानी आपस में दबी हुआ, इनसे जमा हुए जो भारतीय प्लेट थे उत्तर की ओर गति करने के कारण इन अवसादों में संपीड़न हुआ, जिससे उनमें मोड़ पड़ गए, और यह प्रक्रिया लगभग 2 से 20 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। कितने पहले हुई थी? 2 से वर्ष में जो मोड़ पड़े, जो संपीड़न होने से, प्लेटों के अंदर संपीड़न होने से जो मोड़ पड़े, उन मोड़ों की वजह से इनका शिवालिक जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ, जो जिसके अंदर 2 से लेके 20 वर्ष मिलियन वर्ष तक लगे। मिलियन वर्ष, सोचो आप कितनी पहले की है पृथ्वी, पता नहीं हमारे जैसी कितनी प्रजाति आई और गई। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां, पहाड़ियों के नाम लिखिए। पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी पहाड़ियों के नाम लिखिए। पश्चिमी घाट को भौगोलिक रूप से 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी प्रमुख श्रेणियां, पहाड़ियां इस प्रकार है: उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। कितने तरीके से बांटा गया है? 3 तरीके से बांटा गया है: उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। तो पूछा क्या है? पश्चिमी जो तट है उसके बारे में इन्होंने पूछा है हमसे। इसमें कलसुबाई और महाबलेश्वर जैसी पहाड़ियां शामिल हैं, जो उत्तरी सह्याद्री। फिर इसमें बाबा बुदन और कुद्रेमुख की पहाड़ियां स्थित है, किसमें? मध्य सह्याद्री में। और जो क्या कहते हैं दक्षिण सह्याद्री, इसमें अन्नामलाई, जिसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी स्थित है, और इलायची की पहाड़ी शामिल है। फिर है छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर का पठार का क्या महत्व है? छोटा नागपुर का पठार आपको पता है ना, छोटा पठारों के अंदर इसे पढ़ाया है मैंने। पठारों में छोटे नागपुर को पठार को भी पढ़ाया था। अब मैं बोल रही हूँ ना आपको, एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको सिलेबस कराया उससे बाहर आया, वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। छोटा नागपुर एवं पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के फैला हुआ है। इसका मुख्य महत्व यह है कि यह भारत का सबसे अधिक खनिज संपन्न पठारी क्षेत्र है। यहाँ उच्च गुणवत्ता व कोयला तथा लौह अयस्क पाया जाता है, यानी उच्च गुणवत्ता कोयला और लौह अयस्क यहाँ पाया जाता है। यह पठार पर दामोदर नदी बहती है, जो इसे 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी? हजारीबाग और रांची के पठार में विभाजित करती है। किससे? 2 भागों में। दामोदर जो नदी है वो इस पठार में बहती है, जो इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया है, हजारीबाग और क्या कहते हैं रांची का पठार में विभाजित करती है। इस क्षेत्र के भारत को रूहर कहा जाता है। क्या आता है? भारत का रूहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से क्षेत्र शीतकालीन वर्षा प्राप्त करते हैं? मतलब जो शीतकाल में जो अपन मावठ की वर्षा बोलते हैं ना, वो जो बारिश आती है भूमध्य सागर की से नमी लेके और कैस्पियन सागर से इधर से होके पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आके और फिर उत्तर पूर्वी जो शाखाएं उधर से होके जो आती है, उस नदी की वजह से जो ठंड में बारिश होती है वो भारत के कौन कौन से जिसे हम मावठ बोलते हैं, कौन कौन से जगह पे होती है, कौन कौन सा क्षेत्र है जो इसे प्राप्त करता है? तो पूर्वोत्तर मानसून के कारण सर्दियों में वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर कर्नाटक। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ये 2 नंबर का है, इसलिए उतना ही लिखना है इसके अंदर। और अगर वही है, अगर डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 5 नंबर का है तो आपको वर्डिंग उस हिसाब से बढ़ा देनी है, कितने वर्ड का है और कितने नंबर का है। और अगर 10 नंबर का हर वर्डिंग ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपको उसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर कंटेंट है वो कंटेंट बढ़ा देना है। लेकिन कंटेंट ऐसा लिखना है कि कोर कंटेंट जो होता है ना, मुख्य जो कंटेंट होता है वो लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है आपको कि बच्चों के जैसे कुछ भी वर्डिंग बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख के आ रहे हो, फिर उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट है वो ही लिखना है, ठीक है। फिर है नुब्रा घाटी। क्या है नुब्रा घाटी? नुब्रा और शोक नदियों द्वारा निर्मित घाटी है। कौन सी है? नुब्रा और शोक जो नदियों द्वारा निर्मित घाटी है, जो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी को अलग करती है। किसको करती है? नुब्रा घाटी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी को अलग करती है। हुगरी जीवन मोरेन की क्या महत्ता है? हुंगरी जन मोरेन की क्या महत्ता है? यह ब्रह्मपुत्र घाटी में नाहर कटिया से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित कच्चे तेल का क्षेत्र है। यहाँ 45 मिलियन टन कच्चे तेल के भंडार एवं 74,000 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार है। 74,000 नहीं है, ये है, ये देखिए 7,40,000 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों के बीच अंतर बताइए। जो तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान है, उसमें अंतर बताइए। तो ये भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। स्थिति, विभाजन, चौड़ाई, लंबाई, भूभाग, नदियां, मिट्टी, वर्षा, कृषि उपयुक्तता। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय, ये अरब सागर और पश्चिमी तट के बीच है। बंगाल की खाड़ी पूर्वी घाट के बीच है। कोंकण, कन्नड़, कर्नाटका, मलाबार तट में विभाजित है। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तटों में विभाजित है, जो पूर्वी तट है। पश्चिमी जो तट है उसके गुजरात से केरल तक लगभग 1500 किलोमीटर है।
पश्चिम बंगाल की तमिलनाडु केरल तक लगभग 1750 किलोमीटर तक है। चौड़ाई संकीर्ण 10 से 25 किलोमीटर तक है। व्यापक मैदान है। पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा प्रतिच्छेदित है ये, और ये सतह की स्तर की सतह मैदान है। छोटी तेज नदियां, छोटे मुहाना, कोई बड़ा डेल्टा नहीं है नदियों का। बड़ी नदियां विस्तृत और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। और मिट्टी यह अधिकतर प्लेटराइट, कम उपजाऊ सिवाय मलाबार तट के, और यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। पश्चिमी घाट के निकट होने के कारण भारी वर्षा होती है, मध्यम वर्षा होती है। तट दक्षिणी मालाबार को छोड़कर कम उपयुक्त है। कृषि उपयुक्तता, उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। टेबल फॉर्म में आपको बोल रहा हूँ ना, मैपिंग और टेबल फॉर्म के बनाने ज्यादातर के क्वेश्चंस। वर्तमान परिदृश्य में चिक्कन नेक की अवस्थिति एवं सामरिक महत्व का वर्णन कीजिए। चिक्कन नेक किसे कहते हैं? चिक्कन नेक वो जो अपनी 7 सिस्टर्स है ना, उत्तर पूर्वी जो भारत है, उसके बीच में जो, जहां से वो कुछ ऐसा वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट्स है, इसको बोलते हैं चिक्कन नेक। तो इधर वाले जो 7 राज्य है ना, 7 सिस्टर्स जिनको बोला जाता है, उसका सामरिक महत्व पूछ रहे हैं यहाँ पे है। तो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा यह एक सकरा भूभाग है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा शेष मुख्य भूमि स्थान से जोड़ता है, और उत्तर में नेपाल और दक्षिण में बांग्लादेश के बीच स्थित एक उत्तरी छोर पर भूटान स्थित है। उत्तरी छोर पर भूटान स्थित है। सामरिक महत्व क्या है इसका? पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत के बीच संपर्क के लिए एकमात्र स्थलीय संपर्क के रूप में कार्य करता है, और भारत के पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक रसद और आपूर्ति की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है। संकरी चौड़ाई इसे एक संवेदनशील क्षेत्र बनाती है, जो सुरक्षा खतरों का व्यवधानों के प्रति संवेदनशील है। पूर्वोत्तर में सीमा पार व्यापार, सांस्कृतिक एकीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा हार्ड नहीं, मतलब जिसने ना भी पढ़ा होगा ना, वो भी करके आ जाएगा। जो जिसने पढ़ा है वो तो आसानी से कर ही आएगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वो भी कर सकता है। भारतीय सेना इसके महत्व के कारण इसे सबसे मजबूत रक्षात्मक क्षेत्र मानती है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क और पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में उग्रवाद विरोधी और आपदा प्रबंधन प्रयासों में प्रासंगिकता, भू राजनीति की प्रतिस्पर्धा का एक बिंदु, विशेष रूप से क्षेत्र में चीन और बांग्लादेश के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। इस प्रकार चिकन नेक एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकीर्ण गलियारा है, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क और भू राजनीतिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उड़ीसा, गुजरात एवं झारखंड के प्रमुख बॉक्साइट खनन क्षेत्र कौन से हैं? मतलब उड़ीसा और गुजरात एवं झारखंड में प्रमुख बॉक्साइट जहां से हम निकालते हैं, जो खदानें हैं बॉक्साइट की, वो कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा में है पंचपतमली पहाड़ियां, कोराकुट और कोडिगमाली, रायगढ़, कोफिलीमाली पहाड़ियां, कालाहांडी, सिजमाली, कुट्टूमाली आदि। फिर गुजरात के अंदर कच्छ, देवभूमि, द्वारका, साबरकांठा, खेड़ा, जामनगर, अमरेली आदि हैं। फिर है झारखंड, जालिम, सैरंगदांग, हाँ, जालिम, सैरंगदांग, छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा, और लोहरदंगा व पलामू और रांची आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की उच्च वृद्धि के साथ गिरावट की प्रवृत्ति 2081 से 2011 की विवेचना कीजिए। ये जनसंख्या के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको, हाँ। घटती वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर 1981 से में 24.66 से घटकर 2011 में 17.64 हो गई। औसतन वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1981 में 2.22% से घटकर 2011 में 1.6% हो गई। जनसंख्या में वृद्धि 68 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ हो गई। जन्म और मृत्यु दर, जन्म दर 1981 में 38 बच्चे प्रति हजार से बढ़कर 2011 में 21.8 हो गई। मृत्यु दर 1981 में 15 प्रति हजार से घटकर 2011 में 7.1 प्रति हजार हो गई। मुख्य कारण, परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता किन कारणों से हुई है? लोगों में छोटे परिवारों के प्रति जागृति बढ़ाई, विवाह की औसतन आयु में वृद्धि की गई। फिर है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उनकी भौगोलिक विशेषता क्या है, मतलब किस वजह से वो भारत के अंदर पाए जाते हैं? ये वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान 26 सेंटीमीटर के आसपास होता है। मतलब कुछ भी, इतने सिंपल क्वेश्चंस अब तक का जो पेपर मैंने देखे ना, सही बताऊं ना, देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, आरपीएससी बहुत हार्ड क्वेश्चंस दे रही है। आरपीएससी में कहीं मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक स्टूडेंट्स में पढ़ते नहीं है।
मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन कौन डालता है कि डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, कोई घुमाया फिराया नहीं जा रहा है थोड़ा बहुत भी क्वेश्चंस को। यहाँ संगन वनस्पति पाई जाती है और जैव विविधता भी अधिक है। संगन वनस्पति के कारण पेड़ों के बीच सौर विकिरण प्राप्त होने के लिए एक प्रतिस्पर्धा होती है और प्रतिस्पर्धा करते समय अपनी ऊंचाई बढ़ाते हैं। यहाँ वनस्पति सतत रूप से पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य प्रकार के पेड़ महोगनी, एबोनी और सफेद केदार हैं। फिर है भारत में सन 1901 से 1911 की जनसंख्या वृद्धि के विशिष्ट प्रावस्थानों का वर्णन कीजिए, प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। पहले बार तो क्या मैंने कहा ना, क्वेश्चन ठीक से समझ लेना है आपको कि सामने वाला हमसे पूछना क्या जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इतना कोई हार्ड क्वेश्चन डाला जा रहा है। भारत की जनगणना के इतिहास को 4 चरणों में बांटा गया है। मैंने ये जनसंख्या के अंदर आपको कराया, मुझे अच्छे से याद है। स्थिर जनसंख्या की अवधि 1901 से लेकर 1921 तक। इस अवधि में जनसंख्या प्रतिवर्ष 1% की दर से वृद्धि हुई। यह वृद्धि स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता की उपलब्धताओं के कारण मृत्यु दर में गिरावट के कारण हुई, जिससे महामारी को नियंत्रित करने में मदद मिली। तीव्र उच्च विकास की अवधि 1951 से लेकर 1981। इस अवधि में मृत्यु दर में भारी गिरावट देखी गई, लेकिन उच्च प्रजनन दर इस अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। धीमी गति के निश्चित संकेतों के साथ उच्च विकास की अवधि 1981 से 2011। 1981 से विकास दर में गिरावट शुरू हुई। 1971 से 2.2% की उच्चतम विकास दर, 1991 में 2.1% और 2011 में 1.95% और 2011 में 1.64 तक गिरी है। यह गिरावट प्रवृत्ति दर्शाती है कि भारत में जननांग की संक्रमण के चरण में है। भारत की BSHW प्रकार की जलवायु को स्पष्ट कीजिए। सीधा सा क्वेश्चन उठा के डाला है। यह जलवायु गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में पश्चिमी देशों में पाई जाती है। इस क्षेत्र के अधिक तापमान पाया जाता है। यह अर्धशुष्क क्षेत्र है जहाँ वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। यह उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत का आंतरिक भाग भी इसमें सम्मिलित है। भारतीय मानसून पर लानिनो के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। मतलब सारे क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है ये भी मैंने कराया है, ये भी मैंने कराया है, ये भी मैंने कराया है। हाँ, पता नहीं है ऐसा क्यों लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है, समझ नहीं आता मुझे। ये क्वेश्चंस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है। एनीवेज, लेकिन अब हार्ड नहीं लगेगा, अब इजी लगेगा, बच्चे फोकस करके पढ़ेंगे सारे। लानिनो के कारण पेरू के तट के पास सामान्य से अधिक ठंडा पानी पाया जाता है। गर्म पेरू करंट को ठंडी धारा द्वारा हटा दिया जाता है, इसलिए लानिना अल्निनो का उल्टा है। वॉकर सेल की तीव्रता कम हो जाती है। लानिनो के कारण मानसून मजबूत होता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से में कम दबाव बनता है। वाष्पीकरण बढ़ता है, इसलिए उसके पास से गुजरने वाली मानसूनी हवाएं अधिक जलवाष्प प्राप्त करती हैं। यह कारण है कि भारी वर्षा, मानसून की जल्दी आगमन और भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के गठन का कारण बनता है। भारत में बांगर व खादर क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको पहले टॉपिक ही है, ये वो आकृतियों विभाजन उसमें ही है ये भी। और ये वाला जो है जलवायु में है, ये भी जलवायु में है। ये क्वेश्चन ये जो प्रीवियस ईयर के आज मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप देखने के बाद मेरे जितने भी लेक्चर है ना सारे लेना, उसके अंदर सबके अंदर आपके इसके आंसर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आप खुद भी ये बोलोगे कि हाँ मैडम सही बोल रही है कि सिलेबस जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे सिलेबस के अंदर से ही आए हैं और करवा रखे हैं सारे। बांगर मैदान, हाँ, बांगर मैदान और खादर, इन मैदानों का निर्माण पुराने जलोढ़ अवसादों से होता है। खादर मैदानों की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं। मृदा में हुम्मस की मात्रा अधिक होती है। कच्चा उत्पादकता पाई जाती है। इन मैदानों में मृदा में कैल्शियम की पिंड पाए जाते हैं, इन्हें कंकड़ कहते हैं। बांगर मैदानों में पथरीली भूमि पाई जाती है, इसे भुड़ कहा जाता है। फिर है खादर, इन मैदानों का निर्माण नदी द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़ अवसादों से होता है। ये अत्यधिक उपजाऊ मैदान होते हैं। नदी द्वारा मृदा का प्रतिवर्ष नवीकरण होता है। इस मृदा में क्ले, सिल्ट आदि पाए जाते हैं। पंजाब में खादर मैदानों का बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। भारत की किस जनजाति की अर्थव्यवस्था को भैंस संस्कृति के नाम से जाना जाता है तथा इस जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? भारत में टोड्डा जनजाति को अर्थव्यवस्था को भैंस संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। भैंस टोड्डा जनजाति का महत्वपूर्ण पालतू पशु है। इनकी आजीविका भैंसों के प्राप्त दूध और मक्खन आदि पर निर्भर करती है। कनेक्ट कर सकते हो इसको, मतलब भैंस संस्कृति को कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ भैंसों के बारे में ही बात हो रही है बस। भारत में नदियों को जोड़ने तथा सतत विकास पर इसके प्रभाव की समीक्षा करें।
नदियों को जो जोड़ने की अभी चल रहा है ना, केन बेतवा को जोड़ा गया है, जो नदियों को जोड़ करके दक्षिण भारत के अंदर जो पानी की कमी है, तो उत्तरी भारत की जो सदाबहार नदियां हैं उनको दक्षिण भारत में पहुंचाने के लिए और ताकि दक्षिण भारत में कमी ना हो पानी की, के लिए जो अभी ये योजनाएं बनाई जा रही है उसके ऊपर है ये। भारत में विभिन्न नदियों को जोड़ने के लिए नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही है। इसमें केन बेतवा लिंक, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, कृष्णा गोदावरी लिंक आदि प्रमुख हैं। नदियों को जोड़ने से सतत विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नदियां समस्त जीव जगत की जीवन रेखा होती हैं और दुनिया की सभी बड़ी मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। सिंचाई और पेयजल का प्रमुख स्रोत नदियां ही होती हैं और नदियों के साथ लाखों लोगों की आजीविका भी जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार नदियों को आपस में जोड़ने से जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है और जिससे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ला नीना का भारतीय मानसून में किस प्रकार संबंध स्थापित होता है? ला नीना स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फीमेल चाइल्ड होता है। ला नीना के दौरान थोड़ी देर पहले आया था ना, ये देखो यहाँ पे ये ला नीना है और यहाँ पे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये देखो ये ला नीना दोबारा आया है। मतलब ये है, मैं 2012 से लेकर के आपको 2024 तक के क्वेश्चन करा रही हूँ। तो ये ला नीना यहाँ पे भी आया, यहाँ क्या पूछा, ला नीना के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे क्या पूछा है, ला नीना का भारतीय मानसून में किस प्रकार संबंध स्थापित किया गया है। मतलब ला नीना जो है उसको भारतीय जो मौसम है उसके साथ कैसे संबंध स्थापित किया, और वहां पे क्या है कि ला नीना के प्रभाव क्या पड़ते हैं वो बताइए आप, हैं वो चीज पूछी गई है। ला नीना स्पेनिश, हाँ, ला नीना के दौरान पेरू के तट के पास महासागरीय जल का तापमान सामान्य से बहुत कम हो जाता है, अतः पेरू के तट के पास उच्च दाब परिस्थिति का निर्माण होता है तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट के पास दक्षिणी हिंद महासागर में निम्न दाब प्रबल हो जाता है, जिससे भारतीय मानसून की तीव्रता बढ़ जाती है। ला नीना भारतीय मानसून के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। ला नीना के कारण भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिससे एल नीनो के कारण हुए नुकसान की भरपाई हो जाती है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है। अच्छी वर्षा के कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और कृषि आधारित उद्योगों में बढ़ावा होता है। जो कृषि पर डिपेंड जो उद्योग होते हैं उनके अंदर बढ़ावा होता है। भारत के तटीय मैदानों का उपविभाजन में विभाजित कीजिए तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तटीय मैदानों का मैदान पूछा है इसमें। भारत के तटीय मैदान प्रदेश कच्छ प्रायद्वीप से स्वर्ण रेखा नदी तक 6000 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है तथा इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान प्रदेश कच्छ से कन्याकुमारी तक 6 भागों में विस्तृत है। मैदान है कच्छ का मैदान सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित लवणीय मृदा। काठियावाड़ का मैदान यह सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सकरा मैदान है। गुजरात का मैदान यह साबरमती, माही, नर्मदा, तापी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। कोंकण के मैदान महाराष्ट्र व गोवा के तटीय क्षेत्र में स्थित संकरे एवं पथरीले मैदान जहाँ ये फसलों नारियल, काजू एवं आम की खेती की जाती है। कन्नड़ के मैदान कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित गरसोप्पा जलप्रपात मानसून पूर्व वर्षा चेरी ब्लॉसम कॉफी की खेती होती है। मालाबार मैदान केरल के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित चौड़े मैदान बेम्बनाड, अष्टमुड़ी आदि लेगून झीलें स्थित हैं यहाँ पे। जो तटीय मैदान के उप विभाजनों में विभाजित कीजिए, उनकी विशेषताएं बताइए। ये देखिए उप विभाजन पूछा है इन्होंने। पूर्वी तटीय मैदान स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित चौड़े तटवर्ती मैदान। उत्कल के मैदान उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में महानदी द्वारा निर्मित लैगून झील चिल्का स्थित है। आंध्र प्रदेश के मैदान आंध्र प्रदेश में कृष्णा तथा गोदावरी नदी द्वारा निर्मित मैदान कोन्नेरू और पुलकित झीलें स्थित हैं। तमिलनाडु के मैदान तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में कावेरी नदी द्वारा निर्मित मैदान अत्यधिक उपजाऊ मैदान। दक्षिणी भारत का खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है इसे। तो ये हो गए पूर्वी तटीय मैदान, और वो जो पहले हमने कराए थे वो थे पश्चिमी तटीय मैदान। मतलब तटीय मैदानों को भी तो डिवाइड किया गया ना, वो है। हाँ, भारत में वर्षा के वितरण पर पर्वतीय प्रभाव का विवेचन कीजिए। भारत में वर्षा के वितरण पर्वतीय प्रभाव मतलब पर्वतों का क्या प्रभाव पड़ता है वर्षा के वितरण में। स्थलाकृति वर्षा तब होती है जब नमी से लदी हवाएं पर्वतों से टकराती हैं और इसके परिणाम स्वरूप पर्वत की ओर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं की दिशा में स्थित है, अतः पश्चिमी घाटों के पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा होती है। इसके पूर्वी भागों में वर्षा छाया क्षेत्र बनता है जिसमें अर्धशुष्क जलवायु की स्थिति पाई जाती है। हिमालय पर्वत ठंडी साइबेरियन हवाओं को रोके और हिंद महासागर की वर्षा से लदी मानसूनी हवाओं को उत्तरी देशों में जाने से भी रोके। उत्तरी भारत में भारी वर्षा के लिए हिमालय जिम्मेदार है।
चेरापूंजी और मौसिनराम हिमालय के हवा की ओर स्थित होने के कारण दुनिया में सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, और तिब्बत हवा की ओर स्थित होने के कारण शुष्क है। अरावली पहाड़ियां अरावली मानसून की अरब शाखा के समांतरित स्थित है, इसलिए यह एक भौगोलिक बाधा के रूप में कार्य करने में विफल रहता है, जिसके कारण राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन तीनों में से किसी दो पर लिखनी है आपको। एल नीनो और भारतीय मानसून पर ये भी लिख सकते हो आप, ये भी आपको आता है क्योंकि मैंने करा रखा है। भारतीय मानसून और तिब्बत का पठार ये भी आपको आता है। इसको मतलब भारतीय मानसून और तिब्बत का पठार दोनों को ज्वाइन कर, मतलब भारतीय जो मानसून आता है उसको तिब्बत का पठार कैसे अफेक्ट करता है, या फिर तिब्बत का पठार भारतीय मानसून को कैसे अफेक्ट करता है, दोनों को मिला के लिख सकते हो, मैंने करा रखा है। थोड़ा बहुत इधर उधर को कनेक्ट करना सीखो। हाँ, भारत में पश्चिमी विक्षोभ ये भी मैंने आपको कराया है, ये भी आप करा सकते हो। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, बाल लगी से यीशु का शिशु भी कहते हैं। इस घटना के दौरान दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास गर्म महासागरीय धारा स्थापित हो जाती है, जिससे हिंद महासागर से गुजरने वाली मानसून पवनें अधिक जलवाष्प ग्रहण नहीं कर पाती हैं। फिर है प्रभाव। भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव। वार्षिक औसतन वर्षा से कम वर्षा, सूखे की स्थिति, फसल उत्पादन में कमी, खाद्यान्न संकट, उच्च मुद्रास्फीति और धीमी जीडीपी वृद्धि का कारण बनता है। तापमान का सामान्य से अधिक रहना हीट वेव का कारण बनता है। वह वन में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। मानव और पशुओं के स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना। हिंद महासागर में समुद्री सतह से तापमान में बदलाव के जलीय परिस्थिति तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव। भारतीय मानसून का तिब्बत का पठार। ग्रीष्म ऋतु में यह पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है के कारण वायु का संवहन होना एवं वायु उच्च वायुमंडल में एकत्रित होकर विषुवतीय क्षेत्र की ओर चलने लगती है। इसकी एक शाखा कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़कर पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण करती है। यह वायु दक्षिणी हिंद महासागर व मेडागास्कर द्वीप के पूर्व में अवतलित होती है। इससे हिंद महासागर तथा भारतीय उपमहाद्वीप के बीच दाब प्रवणता बढ़ती है, जो कि मानसून की तीव्रता बढ़ने में सहायक होती है। तिब्बत के पठार के बारे में भी पी कोटेश्वर में बताया है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम ऋतु अनुसार मार्ग परिवर्तित करती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर होता है और दाब पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती है। यह जेट स्ट्रीम तिब्बत पठार के उत्तर में प्रवाहित होता है, परंतु शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा पर होता है और दाब पेटियों में जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसकती है और तिब्बत के पठार पर हिमालय के कारण दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ये सारा मैंने आपको जो टॉपिक कराया है सब कुछ समझाया हुआ है। अब तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता तो उसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है, ये कंटेंट डालना है। बाकी जब मैंने टॉपिक कराया, आप टॉपिक लेके देखो, एक भी टॉपिक से बाहर क्वेश्चन है नहीं है। दो शाखाओं में बढ़ जाती है। वायु अवतलित होती है, ऊपर चलती है, जो कि उच्च दाब परिस्थिति की प्रबल करती है। यह जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर में बनने वाले चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व की ओर लाती है और उत्तरी पश्चिम भारत में इससे शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है। इसे मावठ कहते हैं। यह रबी की फसल हेतु लाभकारी है। हिमालय में ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर की निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विवेचन कीजिए। उद्गम स्थल यानी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी कहाँ से उद्गम होता है, प्रवाह की प्रवृत्ति कैसी है, अपवाह का प्रकार कैसा है, नदी की प्रकृति एवं जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है। तो ये जो डिफरेंस है वो इसका लिखना है, और ये भी है 10 नंबर का ही है। हाँ? तो उद्भव कहाँ से होता है, हिमालय नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो मुख्य हिमालय की हिमनदों और हिम क्षेत्रों से निकलती हैं। उदाहरण के लिए गंगोत्री यमुनोत्री से गंगा, तिब्बत से चेमांगचू हिमनद से ब्रह्मपुत्र है। फिर ये है प्रवाह की प्रवृत्ति। वर्ष भर निरंतर प्रवाह वाली 12 मासी नदियां पिघलती हिमनदों और वर्षा द्वारा पोषित। फिर इधर देखिए अपवाह का प्रकार। हिमालय नदियों के बारे में पढ़ा रही हूँ अभी मैं आपको। हाँ, वृक्षाकार और विस्तृत जल निकासी बेसिन, कई सहायक नदियों वाली बड़ी नदियां जटिल जल विकास पैटर्न बनाती हैं। नदी की प्रकृति। नवीन नदियां तीव्र ढाल, उच्च वेग, अक्सर गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, अधिकतर तलछट भार वहन करती हैं। जल ग्रहण क्षेत्र। विशाल हिमालयी क्षेत्र और उत्तरी मैदानों को कवर करने वाले विशाल और विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र। उदाहरण गंगा 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब मैं कराती हूँ प्रायद्वीपीय नदियां। मतलब प्रायद्वीपीय नदियां उद्गम स्थल कौन सा है, पश्चिमी घाट और दक्कन के पठार से निकलती हैं, जो वर्ष भर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए त्रिकेम्बेश्वर से गोदावरी और महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है। मौसमी नदियां हैं, मतलब प्रवाह की प्रवृत्ति कौन सी है, मौसमी नदियां जो ज्यादातर मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती हैं और गैर मानसूनी महीनों में सूख सकती हैं और उनका प्रवाह कम हो सकता है। उसके बाद में है अपवाह का प्रकार। अधिकांशतः पुराने
परिपक्व जल निकासी पैटर्न, जिनमें छोटी जल निकासी घाटियां और नदियां छोटी और उनकी सहायक नदियां कम है। उसके बाद में नदी की प्रवृत्ति, पुरानी नदियां मध्य जलान धीमा प्रवाह पठारी क्षेत्र में बहती और पुतली घाटियां बंदियां कम तलछटी भारी वहन करती हैं। छोटे जलग्रहण क्षेत्र अधिकांशतः जलग्रहण, इनका जो है छोटा जलग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों तक सीमित। उदाहरण गोदावरी 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ये मैंने आपको करा दिया है 2012 से लेकर 24 तक के जो मेंस के अब तक के भारत के भूगोल की जितनी क्वेश्चन आए, सिर्फ भारत के भूगोल के कराए हैं मेंस के अंदर। तो भारत के भूगोल के मेंस के अंदर जितने क्वेश्चन आए वो सारे 2012 से लेकर 24 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो मैंने आपको कराए हैं। और मुझे तो लगा नहीं कोई एक दो क्वेश्चन है जो शायद एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो मैंने नहीं करवाया है। बाकी सारे क्वेश्चन अब तक जो सिलेबस हुआ है उसमें सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैडम झूठ बोल रही है तो आप सारे क्लासेस लेके देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के आंसर जो मैंने अब तक सिलेबस कराया उसके अंदर हैं, उसके अंदर करवाए हैं। और अभी भी आगे भी जो होंगे वो क्योंकि मैंने सिलेबस से ही चारों तरफ से कंटेंट ढूंढ के उसके बाद में आपको सिलेबस करवाया है। सारा कंटेंट देने की कोशिश आपको की है, अपनी तरफ से 100% कोशिश की है। तो अब जो पेपर होगा 2026 में और 2027 में होगा मेंस का और 26 में प्री का होगा, तो उसके अंदर भी मुझे नहीं लगता है कि मेरे जो आपको मैंने कराया उससे बाहर से कहीं क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, इसी में से आएगा है। तो अब मैं हमेशा आपको बोलती हूँ पढ़ते रहिए ऐसे ही, कंटिन्यूटी रखिए, अपनी फोकस्ड रहिए, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना है। और अभी बस 5 महीने आपके पास हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसकी मतलब 2 में 1 साल निकली नहीं, 1 साल छोड़ के वैकेंसी निकली है, तो 5 महीने हैं आपके पास, तैयारी कीजिए। अदरवाइज फिर 2-3 साल पीछे चले जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलता है। जब तैयारी करनी ही है, आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो बस इसी बार फोड़ डालिए, आपको जो करना है वो। तो 5 महीने हैं, फोकस्ड होकर तैयारी कीजिए, फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। और मैं आपके साथ भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ाने के लिए इस चैनल पे हूँ, और अगर मोटिवेशन की जरूरत है तो उसके लिए भी हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो भी समस्या है। ओके बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट बार।